नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आज हम अपने हिंदी व्याकरण का जो हमारा टॉपिक था वाक्य विचार, उस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमने अपने लास्ट सेशन में अपने इस टॉपिक को रिवाइज किया था। काफी कुछ चीजें इस टॉपिक में हमने रिवाइज की थी। देखिए, टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आप सभी ने शायद नोट डाउन भी किया है अपनी नोटबुक में, और अगर नहीं किया है तो अभी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अभी आप इसको लिख सकते हैं। तो क्योंकि आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th में आपके बोर्ड एग्जाम्स में हिंदी में जो व्याकरण का सबसे मेन टॉपिक होता है वो टॉपिक होता है वाक्य विचार या वाक्य परिवर्तन या वाच्य परिवर्तन। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अभी वाक्य को रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम वाच्य जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, इस तरह से वाक्य विचार, तो हमने काफी कुछ चीजें यहाँ पर वाक्यों के बारे में पढ़ी। जैसे हमने यहाँ पर वाक्य आपको बताया कि क्या होता है वाक्य, वाक्य की परिभाषा क्या होती है। लास्ट सेशन में हमने वाक्य की परिभाषा को रिवाइज किया था। उसके बाद हमने जो वाक्य से जुड़ा हुआ एक सबसे मेन टॉपिक होता है उपवाक्य, उसको हमने रिवाइज किया था। तो देखिए, इस तरह से हमने उपवाक्यों के बारे में यहाँ पर बताया कि जिन क्रियापदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है, यानी कि पूरा एक सेंटेंस है और जिन क्रियापदों से आंशिक भाव, केवल थोड़ा सा भाव क्लियर होता है। देखिए, जब हम पूरा वाक्य पढ़ते हैं, अगर वो सार्थक है और क्रमबद्ध तरीके से वहां पर शब्द लिखे गए हैं, तो हमें व्यवस्थित तरीके से अगर शब्द लिखे गए हैं तो हमें बहुत ही अच्छे से आसानी से भाव समझ में आ जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो अगर देखिए, हमने कहा उपवाक्य, तो एक जो वाक्य होता है उसमें दो उपवाक्य होते हैं, दो या तीन उपवाक्य हो सकते हैं अलग अलग। तो जो एक केवल जो आंशिक भाव व्यक्त करता है उसको उपवाक्य कहा जाता है, अलग अलग तीनों को। तो ये हमने यहाँ पर जाना। तो उपवाक्य के देखिए, दो भेद हमने यहाँ पर उपवाक्य के आपको क्लियर किए थे, लास्ट सेशन में भी रिवाइज किया था कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। और प्रधान उपवाक्य क्या होता है ये भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था कि जिसका अर्थ किसी और वाक्यांश पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि वाक्य में ये इसका खुद का अर्थ होता है, ये खुद से अपना अर्थ बताता है, यानी कि इसका अर्थ दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, दूसरे वाक्य पर डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया। दूसरा है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य क्या होता है? आश्रित का अर्थ होता है जो दूसरों पर आश्रित हो, यानी कि जो दूसरे वाक्य के बिना अपना पूरा अर्थ नहीं दे सकता है। जैसे मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। मैं नहीं जानता, नॉर्मली भी हम बोलते हैं मैं नहीं जानता। तो इसका ये कोई एक तरह से वाक्यांश है, लेकिन कैसा वाक्यांश है ये, कैसा उपवाक्य है ये, अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है। प्रधान उपवाक्य मैं नहीं जानता, नॉर्मली भी हम बोलते हैं मैं नहीं जानता। ठीक है। दूसरा है आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य क्या है आप इसी सेंटेंस में देख लीजिए, इसी वाक्य में देख लीजिए। मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। तो ये लाइन तो आप ऐसे बोलोगे नहीं कि वह कैसा आदमी है, कि वह कैसा आदमी है ना। ये आप कैसे बोलोगे? किसी प्रधान वाक्य के सहारे बोलोगे। तो ये लास्ट सेशन में यहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद हमने वाक्य के घटक पढ़े थे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य में बात की जा रही हो, विधेय यानी कि जो बात की जा रही हो। ठीक है। उसके बाद हमने उद्देश्य विस्तार और विधेय विस्तार जैसे दो यहाँ पर और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े थे। उसके बाद हमने तीसरी सबसे मेन चीज यहाँ पर पढ़ी थी वाक्य संरचना। वाक्य संरचना क्या होती है? तो वाक्य संरचना दो चीजों से बनी होती है, एक तो पदक्रम, दूसरा अन्वयी। पदक्रम के लिए मैंने आप लोग को कहा था कि पद, जैसे कहते हैं ना पद परिचय,
पद परिचय भी हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था, जब लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जब आप 9th में होंगे तो वहां पे मैंने आप लोगों को पद परिचय बहुत अच्छे से करवाया था। और क्योंकि अभी आप क्लास 10th में हो और ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्य, तो उसके लिए अगर आपको पद परिचय पढ़ना है तो हम नेक्स्ट सेशन में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पदक्रम उसी को कहा जाता है। पदक्रम यानी एक एक पद जो है किसी भी वाक्य में, जब देखिए पद किसे कहते हैं वो पहले क्लियर होना चाहिए। यानी कि हिंदी में जब भी कोई जो शब्द होता है वो किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसको जब किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। व्याकरणिक नियम जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, मतलब क्या है वो, है ना, संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है, या उसके बाद भी जैसे संज्ञा के भेद हैं तो संज्ञा के भेदों में वो कौन सी संज्ञा है, ठीक है, क्रिया है तो कौन सी क्रिया है, कर्म है, क्या है, क्रिया है या कर्म है या कर्ता है, क्या है। तो कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है और इसीलिए उसको पद कहा जाता है। तो जब वाक्य में प्रयोग होने के बाद उसे पद कहते हैं तो वाक्य के ही निर्माण को, यानी कि वाक्य में जब संरचना बन रही हो तो उसको पद क्रम कहा जाता है कि किस किस तरह से वहां पर पद जो है एडजस्ट किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। पदों का क्रम क्या है कि पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी, कैसे, क्या चीज पहले आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से पदक्रम उसको कहते हैं। तो परिभाषा यहाँ पर लिख दी थी और लास्ट सेशन में रिवाइज भी कर दी थी कि वाक्य में शब्दों के यथास्थान प्रयोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले कर्ता आएगा या कर्म आएगा या क्रिया आएगी, और ये मतलब एक तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं पदक्रम के अंतर्गत, तो इसको हमने पदक्रम कहा। दूसरा, पदक्रम संबंधित कुछ प्रमुख बातें, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये टॉपिक हम पूरी तरह से पहले डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसमें इसको यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं। तो क्रियापद वाक्य के अंत में तथा कर्म पद कर्ता और क्रिया के मध्य रहते हैं। क्रियापद वाक्य के अंत में तथा कर्म पद कर्ता और क्रिया के मध्य रहते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, तो मोहन लिखता है, मोहन क्या है, कर्ता है, और क्रिया क्या है, लिखता है। तो क्या कहा है, जो कर्म पद होता है वो कर्ता और क्रिया के मध्य होता है। तो कर्म यहाँ पर क्या है, मोहन पत्र कर्म है, माताजी खाना कर्म है, बच्चे गेंद कर्म है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्रियापद के बारे में, पद क्रम के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने अन्वय के बारे में यहाँ पर पढ़ा। तो अन्वय का अर्थ होता है मेल। तो जैसे कि मैंने कहा कि वाक्य रचना करते समय संज्ञा, क्रिया आदि पदों के लिंग वचन में परस्पर मेल होना। मोहन पत्र लिखता है, मोहन मेल है, एक वचन है, तो लिखता है भी मेल है और एक वचन है। सीता गाना गाती है, सीता फीमेल है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, गाती है भी स्त्रीलिंग है, एक वचन है, लेकिन वो क्या है, क्रिया है। तो वाक्य रचना करते समय जो संज्ञा है, क्रिया है आदि के पदों में लिंग और वचन का आपस में मेल होना, संज्ञा और क्रिया के जो लिंग और वचन है उनका मेल होना, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमने यहाँ पर आपको क्लियर किए थे। आप देख सकते हैं कर्ता और क्रिया का अन्वय, कर्ता और क्रिया का अन्वय, यानी कर्ता यानी कि जो काम को करता है, क्रिया जो काम हो रहा है। मोहन पढ़ता है, मोहन मेल है यानी कि पुल्लिंग है, एक वचन है तो पढ़ता है। कर्म और क्रिया का अन्वय, मोहन ने अखबार पढ़ा, मोहन ने चिट्ठी लिखी, ठीक है। मोहन ने अखबार पढ़ा, पढ़ा क्या है, पुल्लिंग है, अखबार क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया बिल्कुल उसी तरह से पढ़ा, पुल्लिंग एक वचन। चिट्ठी लिखी, स्त्रीलिंग एक वचन, चिट्ठी क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, उसी तरह से क्रिया भी लिखी एक वचन है और
आपका स्त्रीलिंग है। क्लियर? इसी तरह से संज्ञा सर्वनाम का अन्वय, राम से पूछो कि वह खाएगा या नहीं। राम से पूछो कि वह खाएगा या नहीं, तो राम से पूछो कि वह खाएगा या नहीं। वह और राम, राम क्या है? मेल है, एक वचन है। इसी तरह से जो ये वह शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यह भी पुल्लिंग की तरह प्रयोग किया गया है और एक वचन तो है ही है। ठीक है ना? उसके बाद विशेष और विशेषण में अन्वय। विशेष क्या होता है? जो जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताई जाती है। अच्छा लड़का, अच्छे लड़के। अच्छा लड़का, विशेष और विशेषण में अन्वय। अच्छा लड़का, लड़का एक वचन है और इसीलिए उसका जो विशेषण है वो भी एक वचन है। लड़का पुल्लिंग है, विशेषण भी पुल्लिंग है अच्छा। बिल्कुल उसी तरह से अच्छे लड़के, अच्छे यानी कि बहुवचन। ठीक है ना? अच्छे बहुवचन। बिल्कुल आप देख सकते हैं लड़के जो है वो शब्द कैसा है? बहुवचन है। क्लियर? इसी तरह से संबंध और संबंधी का अन्वय। संबंध और संबंधी यानी कि जो कनेक्शन है किसी के साथ। वह मेरा स्कूटर है, वह मेरा स्कूटर है। संबंधी कौन है? स्कूटर, है ना? संबंधी कौन है? स्कूटर। तो स्कूटर क्या है? मेल है, एक वचन है। तो वह मेरा स्कूटर है, मेरा। ठीक है ना? स्कूटर है। वह मेरी पुस्तक है। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है, मेरी। वह मेरी पुस्तक है। तो मेरा, मेरी, संबंध और संबंधी का अन्वय। ये क्लियर हमें हो चुका है काफी कुछ अपने वाक्य से संबंधित यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं। दूसरा है वाक्यों के भेद। ये भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है, बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाया है। लेकिन क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण का वाक्य जो है सबसे मेन टॉपिक है, तो इसमें आप यहाँ पर बिल्कुल इसको पढ़ेंगे, बहुत आसानी से इसको समझेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपने पहले नोट डाउन भी किया होगा इसे अपनी नोटबुक में। अगर नहीं किया है तो काफी कुछ देखिए हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं और आप उसमें से नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर दो आधार पर वाक्यों का परिवर्तन किया है, वाक्यों के भेद बताए हैं दो आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। ठीक है? अर्थ के आधार पर यानी कि अब आप अर्थ के आधार पर जब वाक्यों को पढ़ेंगे तो कैसा अर्थ निकलता है किसी भी वाक्य को पढ़ के, कैसा अर्थ निकलता है किसी भी वाक्य को पढ़ के, तो तब आप बताएंगे कि ये अर्थ के आधार पर यहाँ पर वाक्यों के भेद हैं। तो विधानवाचक यानी कि एक तरह से इसे कह सकते हैं सामान्य कथन, सामान्य रूप से कोई बात कही गई है तो उसको विधानवाचक कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। अब आपने पढ़ा तब आपको क्लियर हुआ कि ये जो वाक्य है ये सामान्य है। ठीक है ना? उसके बाद निषेधवाचक। अब निषेधवाचक पहले बोल दिया है तो यहाँ पर वाक्य में नहीं या न शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है? तो आप वाक्य को पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये निषेधवाचक है, यानी कि नहीं शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो जैसे मेधावी छात्र कक्षा में नकल नहीं करते हैं। मेधावी छात्र कक्षा में नकल नहीं करते हैं, नहीं शब्द का प्रयोग किया। तो कैसे क्लियर हुआ? वाक्य को आपने पढ़ा, आपको अर्थ समझ में आया कि ये कैसा है? नहीं वाला, नहीं शब्द यहाँ पर यूज हुआ है, तो ये निषेधवाचक। संदेहवाचक, संदेह यानी कि कोई संभावना या कोई डाउट। ठीक है? तो उसको कहेंगे हम संदेहवाचक। जैसे मुझे नहीं लगता कि वह पास हो पाएगा, या मुझे नहीं लगता कि आज वर्षा होगी। तो हम क्या कर रहे हैं? आइडिया ही तो लगा रहे हैं, एक संभावना ही तो जता रहे हैं। देखिए हमें लग रहा है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो
अपना रेगुलर स्कूल क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, उसने कॉपी नोटबुक नोट्स कुछ भी नहीं बनाए हैं, तो हम एक संभावना जता सकते हैं कि लगता है कि वह पास नहीं हो पाएगा, या मुझे नहीं लगता कि वह पास हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका संदेहवाचक शब्द हो गया। उसके बाद आता है इच्छावाचक। तो जहां पर वक्ता की इच्छा को जताया गया हो, जहां पर वक्ता की, बोलने वाले व्यक्ति की इच्छा को दर्शाया हो, तो उसे कहते हैं इच्छावाचक। तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे इच्छा हो गई, कामना हो गई, आशा हो गई और बहुत सारे भाव। तो भगवान आपको सदा सुखी रखे, ये कामना भी है और ये आशीर्वाद का भाव भी है। ठीक है, और ये इच्छा भी है। देखिए, ऐसा आशीर्वाद आपको हमेशा वही इंसान देगा जो आपसे प्रेम करेगा, है ना। तो वो अपने मन की इच्छा को जताएगा, अपने मन की इच्छा को व्यक्त करेगा कि भगवान आपको सदा सुखी व स्वस्थ रखे। ठीक है, अगला है, अब आपको कैसे समझ में आया ये? आपने पढ़ा, आपने उसको समझा, आपने उसके भावों को समझा, तो आपको क्लियर हो गया कि ये इच्छावाचक है, या इनकी कामना है, या आशीर्वाद वाचक है ना। ये हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, अपनी कामना व्यक्त कर रहे हैं, तो ये इच्छावाचक हो गया। इसी तरह से प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, और जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, खासतौर पर प्रश्नवाचक चिन्ह जहां पर लगा हो, तो वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होता है? संकेतवाचक यानी कि जिस पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो। संकेत किया जा रहा है, दूसरी बात, एक बात को बोलकर दूसरी बात की तरफ संकेत किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। जैसे तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, यानी कि आपकी सफल होने का जो संकेत है वो है परिश्रम करना। अगर आप परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। क्लियर? उसके बाद आज्ञावाचक, जिसमें कोई आज्ञा दी जा रही हो, कोई अनुरोध किया जा रहा हो, कोई आदेश दिया जा रहा हो, कोई अनुमति दी जा रही हो या ली जा रही हो, तो उसको कहते हैं आज्ञावाचक। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप कक्षा में जब एंटर करते हैं तो आप अपनी मैम से कहते हैं मे आई कम इन मैम? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सदा सच बोलो, आज्ञा देना, सदा सच बोलो। ठीक है ना। उसके बाद आता है विस्मय आदि बोधक। ये भी हमने क्लियर किया था वाक्य। विस्मय का भाव, विस्मय में कौन कौन से भाव आ जाते हैं? विस्मय में आपके आते हैं आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि का भाव। ये सारे आते हैं विस्मय के अंदर। ठीक है, ये विस्मय प्रकट करते हैं, तो इसीलिए इन्हें कहा है विस्मय आदि बोधक। तो देखिए, इनके भी बहुत सारे एग्जाम्पल। आहा, कितना सुंदर उपवन है, छी, कितनी बदबू है। ठीक है ना। तो ये आपके क्लियर हो गए यहाँ पर वाक्यों के भेद। देखिए, वाक्यों के भेद क्लियर हुए केवल अर्थ के आधार पर, यानी कि आपने अर्थ को समझा, आपको पता चला ये कौन सा वाक्य है, और तब आप वहां पर लिखेंगे। और कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। 8 टाइप के होते हैं वाक्य अर्थ के आधार पर। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो आता है हमारा, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आता है, देखिए आपका अर्थ के आधार पर भी आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिसमें बच्चे आते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार नंबर हमारे नहीं आते हैं। ठीक है, एक बार के लिए अगर आपको एक वाक्य दिया जाता है, उसके पीछे अगर प्रश्न चिन्ह लगा दिया तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रश्नवाचक है। एक बार के लिए अगर आपको किसी शब्द के मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे ये निषेधवाचक है। लेकिन रचना के आधार पर जो हमारा टॉपिक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बच्चे आते हुए भी इसमें गलत कर जाते हैं, इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने बताया कि रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य,
मिश्र वाक्य। और मुझे इतनी आशा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर पहले ये जो पार्ट है ये पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो सरल वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य यानी कि जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया, ठीक है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। मोहन लिखता है, लड़की सुंदर है, एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया। अब देखिए, अब आपको सरल वाक्य में ये जो उद्देश्य है और ये जो विधेय है, ये जो क्रिया है, इनको समझने के लिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही हमने यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, क्रिया क्या होती है, ये सारी चीजें हमने क्लियर की है शुरुआत में ही। इसीलिए जब वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य में सबसे पहले उपवाक्य, वाक्य के अंग यानी वाक्य के घटक, ये सबसे पहले पढ़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं से हम सारी चीजें अपने वाक्यों में आगे समझ पाते हैं, लिख पाते हैं, जान पाते हैं। तो यहाँ पर कहा एक उद्देश्य, एक विधेय। अगर आपको नहीं पता होगा कि उद्देश्य किसे कहा जाता है तो आप कैसे सरल वाक्य में बता पाएंगे कि एक उद्देश्य और एक विधेय है या एक क्रिया है? ठीक है। अब मोहन लिखता है, तो मोहन हो गया आपका उद्देश्य, क्योंकि मोहन के बारे में वाक्य में बात की जा रही है। लिखता है हो गया आपका विधेय, क्योंकि जो बात की जा रही है लिखता है। तो जो लिखता है शब्द है वो यहाँ पर दो रूपों में प्रयोग हो रहा है, एक क्रिया के रूप में, एक विधेय के रूप में। क्रिया के रूप में कैसे? क्योंकि लिखना, पढ़ना, सोना, चलना, खाना, गाना, ये सब कुछ क्या है? क्रिया है, ठीक है ना। तो मोहन लिखता है शब्द क्रिया भी है और विधेय इसलिए है क्योंकि मोहन जो है जिसके बारे में बात की जा रही है वाक्य में वो व्यक्ति है, तो मोहन आपका उद्देश्य हो गया और जो काम वो कर रहा है वो विधेय हो गया। तो मोहन लिखता है, मोहन उद्देश्य, लिखता है विधेय और क्रिया। इसी तरह से लड़की सुंदर है, ठीक है ना। तो लड़की आपका उद्देश्य, सुंदर है आपका विधेय। क्लियर? तो ये आपका सरल वाक्य है। इसमें मैंने आपको होमवर्क में दिया था, देखिए कि आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, तो आप जरूर लिखें, प्लीज प्रैक्टिस करें घर पर इस चीजों की। उसके बाद आता है अगला बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा पार्ट, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में समानता के आधार पर दो उपवाक्यों समुच्चय बोधक या योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। समानता के आधार पर बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, समानता किन दो बातों में है? बादल गिरने और मोर नाचने में। आपने देखा होगा कि जब आसमान में बादल होते हैं तो मोर नाचने लगते हैं। तो बादल घिरे और मोर नाचने लगे, तो बादल गिरना और मोर नाचना क्या है? समानता है। और ये समुच्चय बोधक यानी कि योजक शब्दों से, जैसे और से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बादल घिरे और वर्षा होने लगी, बादल घिरे और वर्षा होने लगी। भाई बादल घिरे हैं तो वर्षा होगी, तो बादल घिरे और वर्षा होने लगी, दोनों में समानता है, तो इन दोनों को हमने समुच्चय बोधक योजक शब्दों से जोड़ा है। तो ये आपका संयुक्त वाक्य। तो इस तरह से आपने देखा आज हमने काफी कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, काफी कुछ चीजें पढ़ ली हैं। एक बार जो सबसे मेन टॉपिक है मिश्र वाक्य, इसको आप घर से पढ़कर आए। सब देखिए हमने अपनी कॉपी में लिखा है, कुछ भी ऐसा नया नहीं पढ़ रहे हैं, सब अपनी कॉपी में लिखा है। तो एक बार रिवाइज करके आएंगे, उसके बाद इससे भी मेन टॉपिक जो आता है आपका बोर्ड एग्जाम में, वाक्य परिवर्तन। कैसे आप सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाएंगे, कैसे आप संयुक्त से मिश्र बनाएंगे, तो ये आपने सीखना है। दूसरा, आपको वाक्य परिवर्तन दूसरी तरह से, जैसे निषेध वाक्य को सामान्य वाक्य में बदलना या प्रश्नवाचक को सामान्य में बदलना, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप पढ़कर आइए। बाकी का जो पूरा अभ्यास के प्रश्न है यानी कि वाक्य परिवर्तन संबंधित जो टॉपिक है उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।